देखिए बेटा, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, विशेषतः 10th क्लास के लिए, है ना बेटा। हमारा ऑलरेडी लेसन चला हुआ है संसाधन एवं विकास, ठीक है। और क्लासरूम के अंदर हमने आपको बेटा जो लास्ट प्रश्न कराया था, है ना, वो लास्ट प्रश्न ये था कि जो बेटा आपका मृदा संरक्षण है, मृदा संरक्षण के उपाय बतलाइए। प्रश्न आया था आपका ये, ठीक है। और मृदा संरक्षण के प्रमुख बराबर क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए। और उससे पहले हमने पढ़ा था कि मृदा अपरदन के प्रमुख बराबर क्या बतलाइए, कारण बतलाइए। समझ में आ गया। तो मृदा अपरदन के प्रमुख कारण भी हमने पढ़ लिए और मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रमुख बराबर क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है बेटा कि काय को पढ़ने के बाद मृदा अपरदन की समस्या को रोकने के उपायों के बाद या मृदा संरक्षण के उपायों के बाद। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर यहाँ लिखा हुआ है, देखना बेटा क्या है कि भू उपयोग प्रारूप से, भू उपयोग प्रारूप से क्या तात्पर्य है और भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। आंसर को आपको यहाँ लिखने से पहले मैं सबसे पहले ये बताऊंगा बेटा कि भू उपयोग प्रारूप किसे कहते हैं, ठीक है। कि भू उपयोग प्रारूप से तात्पर्य है कि, ठीक है भैया, कि भू उपयोग प्रारूप से तात्पर्य है कि भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के, समझ में आ गया, भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की रूपरेखा से है। समझ में आ गया। तो क्या कहा मैंने आपको कि भूमि उपयोग प्रारूप से तात्पर्य है कि क्या इसे बेटा कि भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा कह रहा हूं कि भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की रूपरेखा से है। समझ में आ गया। तो भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की कैसे है बेटा, रूपरेखा से है। इसे ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, भू उपयोग प्रारूप कहा जाता है। जैसे भूमि का उपयोग याद रखना बेटा कहाँ कहाँ किया जा रहा है, जैसे कृषि में किया जा रहा है, ठीक है। जैसे पशुचारण में भी भूमि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे खनन कार्य में भी भूमि को क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। जैसे आगे बेटा सड़कों के निर्माण कार्य के लिए भी भूमि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे रेल परिवहन, और रेल परिवहन के लिए भी याद रखना बेटा भूमि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का यहाँ उपयोग जो है निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। समझ में आ गया। तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए, समझ में आ गया, उपयोग की काय को बेटा रूपरेखा को, समझ में आ गया, क्या कहा जाता है, भू उपयोग प्रारूप कहा जाता है। क्लियर। तो काई में जैसे बेटा उदाहरण निकालो, जैसे कृषि में, पशुचारण में, खनन में, सड़क में, रेल में, और एक और निकालना चाहो तो निकाल देना बेटा भवन निर्माण आदि। क्या लिख देना बेटा, भवन निर्माण आदि। समझ में आ गया, भवन निर्माण आदि ये वो क्रियाएं हैं जिनमें याद रखना बेटा भूमि का जो है लगातार क्या किया जाता है, विभिन्न उद्देश्यों से, याद रखना बेटा विभिन्न उद्देश्यों से भूमि का लगातार याद रखना बेटा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये कहलाता है आपका भू उपयोग। अच्छा बेटा, इसी प्रश्न में आपको लिखा हुआ है कि भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला कारक है बेटा भू आकृतिक। समझ में आ गया। भू आकृतिक कारक कौन सा है, भू आकृतिक कारक, या इसको मैं कह सकता हूं उच्चावच। क्या कह सकता हूं बेटा, उच्चावच। तो भारत का धरातल सर्वत्र क्या नहीं है, समान नहीं है। जहाँ चट्टानी भाग पाया जाता है, समझ में आ गया, जहाँ पठारी भाग पाया जाता है, जहाँ दलदली भूमि पाई जाती है, और जहाँ याद रखना बेटा ढाल वाली भूमि पाई जाती है, वहाँ याद रखना बेटा, है ना, काई का उत्पादन निम्न पाया जाता है, कृषि का उत्पादन जो है निम्न पाया जाता है, या कृषि के लिए ये क्षेत्र जो है कैसे माने जाते हैं, उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। जबकि इसका उल्टा करना कि एक तरफ भारत के ऐसे भाग हैं जहां कहें तो बेटा वो सिंचित क्षेत्र हैं। कैसे हैं, सिंचित क्षेत्र हैं, साथ में वो समतल हैं, और कैसे हैं, उपजाऊ हैं। समझ में आ गया। तो ऐसे वाले भागों में याद रखना बेटा कृषि का जो है सर्वाधिक क्या किया जाता है, समझ में आ गया, कृषि का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। या ऐसी वाली भूमि का सर्वाधिक याद रखना बेटा काई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया पहला कारक। अच्छा बेटा, दूसरा कारक कौन सा है, दूसरे कारक का नाम मैं आपको बताऊं बेटा जलवायु। समझ में आ गया। और जलवायु भी याद रखना बेटा भू उपयोग को बराबर क्या करता है, निर्धारित करता है। समझ में आ गया। कैसे कि भारत का रखना बेटा, भारत जो है रखना बेटा, एक तो जलवायु की जब बात करते हैं तो भारत एक तो आता है उष्ण कटिबंध में, ठीक है, और एक भारत के अंदर जलवायु पाई जाती है शीतोष्ण। समझ में आ गया। लगभग दो प्रकार की जलवायु कटिबंधों में भारत फैला हुआ है, या इन दोनों कटिबंधों का या दोनों प्रकार की जलवायु का भारत में क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। और दोनों प्रकार की जलवायुओं की इकाई के कारण बेटा, विस्तार के कारण, समझ में आ गया, भारत में वर्ष भर क्या बोई जाती है, फसलें बोई जाती हैं। समझ में आ गया। और याद रखना बेटा
ये जो विविध प्रकार की हमारे देश में यार रखना बेटा क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु ने यार रखना बेटा हमारे भारत देश की जो भूमि है, समझ में आ गया, उसको काय की दृष्टि से, उच्च उत्पादकता की दृष्टि से क्या बना दिया है, महत्वपूर्ण बना दिया है। काय की भूमि को, हमारे देश की भूमि को, समझ में आ गया, हमारे देश की भूमि को यार रखना बेटा हमारे देश में जो जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यार रखना बेटा विविध प्रकार की क्या बोई जाती है, फसलें बोई जाती हैं। इसी जलवायु ने यार रखना बेटा हमारे देश की काय को बेटा, भूमि को, समझ में आ गया, काय की दृष्टि से, उच्च कृषि उत्पादकता की दृष्टि से, समझ में आ गया, क्या बना दिया है, महत्वपूर्ण बना दिया है। ये हो जाता है बेटा आपका दूसरा कारक। कौन सा हो जाता है, दूसरा कारक। और तीसरा निकालते हैं बेटा, कारक बराबर बनता है मानवीय कारक। कौन सा बनता है, मानवीय कारक। और मानवीय कारक में आप याद रखना बेटा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, तकनीकी क्षमता, समझ में आ गया, तकनीकी क्षमता, इसके अलावा सांस्कृतिक परंपरा आदि ऐसे अन्य कारक हैं जो भी याद रखना बेटा भूमि के उपयोग को बराबर क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। समझ में आ गया। तो ये हो जाता है आपका तीसरा कारक, जिसका नाम आपको मैंने बताया बेटा मानवीय कारक। कौन से बताया, मानवीय कारक। क्लियर। एक चौथा कारक और अपन निकालेंगे, और चौथे कारक का नाम है बेटा मृदाओं की विविधता, या मृदाओं के प्रकार, या सीधा सीधा कह दो मृदा। समझ में आ गया। और हमारे देश में रखना बेटा कई विविध प्रकार की क्या पाई जाती हैं, मृदाएं पाई जाती हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण याद रखना बेटा भारत में, समझ में आ गया, सर्वाधिक मात्रा में भूमि का उपयोग याद रखना बेटा विविध प्रकार की फसलों को उत्पादित करने में क्या बेटा किया जाता है। काय के कारण संभव हुआ है ये सब, बोलो किसके कारण संभव हुआ है ये सब, समझ में आ गया। सीधा सीधा निकालना है आपको बेटा, काय की विविधताओं के कारण, मृदा की विभिन्न प्रकार की विविधताओं के कारण, या विभिन्न प्रकार की मृदाओं के पाए जाने के कारण। समझ में आ गया। तो चार कारण हैं या चार कारक हैं, समझ में आ गया, जो भारत में भू उपयोग को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। देखो ना, ये ना प्रश्न आपका, भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक बतलाइए। तो चार कारक हैं। पहला आएगा भू आकृतिक, जिसको मैंने कह दिया उच्चावच। दूसरा आएगा बेटा आपका जलवायु, क्या आएगा, जलवायु। तीसरा आएगा बेटा आपका मानवीय कारक, और चौथा आएगा बेटा आपका लास्ट में निकाल देना मृदा। क्या निकाल देना, मृदा। तो सबसे पहले बेटा देखना कि भू उपयोग प्रारूप से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले तो अपन भू उपयोग की क्या निकालेंगे, परिभाषा निकालेंगे। समझ में आ गया। तो देखना बेटा भू उपयोग का मतलब क्या होता है। मैं आपको परिभाषा यहाँ से लिखने जा रहा हूँ बेटा, है ना। आप भी अपनी फेयर कॉपी में आंसर को आगे बढ़ाने का काम करना बेटा, है ना। अपनी नोटबुक उसके अंदर आ जाइए आप, है ना। तो भू उपयोग प्रारूप से क्या तात्पर्य है, आंसर लिखना है बेटा इसका हमें अब, है ना। तो लिखना, यहां से आपको आंसर स्टार्ट करना है ना। और ये आगे बेटा आपका भू उपयोग, ठीक है। और भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग प्रारूप से तात्पर्य, भू उपयोग प्रारूप से तात्पर्य है कि भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए, भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए, भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की याद रखना बेटा कैसे है, रूपरेखा से है ना। भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की कैसे है, रूपरेखा से है, ठीक है, रूपरेखा से है। यहां तक उतार देना बेटा ना, रूपरेखा से है। जैसे जैसे निकालना बेटा, आ जाएगा आपका कृषि, कृषि के बाद में कॉमा लगा के आगे लिखना पशुचारण, ठीक है। पशुचारण के बाद में आगे लिखना बेटा खनन, क्या लिखना भाई, खनन। खनन के बाद में आगे सड़क, सड़क के बाद में आगे लिखना बेटा रेल व भवन निर्माण आदि, ठीक है बेटा। रेल व भवन निर्माण आदि। ये हो गया बेटा भूमि उपयोग का प्रारूप, ठीक है। क्या हो गया, भूमि उपयोग का प्रारूप। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भू उपयोग प्रारूप से मतलब क्या है, कि भू उपयोग प्रारूप किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। तो भू उपयोग प्रारूप का मतलब क्या हुआ कि भूमि का, किसका बेटा, भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए, है ना। भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की कैसे है, भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की कैसे है, रूपरेखा से है। ये कहलाता है बेटा आपका भूमि उपयोग प्रारूप। समझ में आ गया, क्या कहलाता है, भूमि उपयोग प्रारूप कहलाता है। जैसे रखना बेटा कौन कौन से उद्देश्यों से, कृषि, पशुचारण, समझ में आ गया, खनन, सड़क, रेल आ गया, एवं भवन निर्माण आदि। तो यहाँ भू उपयोग प्रारूप जो है हमें नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग यहाँ सामने निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसीलिए रखना बेटा इसे क्या कहा जाता है, भू उपयोग प्रारूप कहा जाता है, ठीक है बेटा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग
हमें इस वाले प्रश्न का भी आंसर निकालना है क्या, कि भारत में भू उपयोग प्रारूप को निर्धारित करने वाले बराबर क्या बतलाइए, कारक बतलाइए। तो हमें भू उपयोग प्रारूप को निर्धारित करने वाले कितने कारक निकालने हैं, 4 कारक निकालने हैं। ठीक है, तो देखना बेटा इसी क्रम में प्रश्न के आंसर को आगे बढ़ाइए और लिखना बेटा आगे कि भारत में भू उपयोग प्रारूप को, हेडिंग बना देना एक बार तो ना, भारत में भू उपयोग प्रारूप को निर्धारित, भारत में भू उपयोग प्रारूप को निर्धारित करने वाले कारक, भारत में भू उपयोग प्रारूप को निर्धारित करने वाले कारक। देखना बेटा आगे, सबसे पहला उतारना बेटा, सबसे पहला कारण उतारना बेटा भू आकृति। मैं बताया ना आपको क्या कहेंगे इसको बेटा, भू आकृति, या इसी को लिखना चाहो तो आप भी लिख देना बेटा उच्चावच। ठीक है, उच्चावच। तो भू आकृति का मतलब क्या होता है कि भारत का जो धरातलीय स्वरूप है वो सर्वत्र क्या नहीं है, समान नहीं है। समझ में आ गया, सर्वत्र क्या नहीं है, समान नहीं है। समझ में आ गया। तो देखना बेटा, जहां पर दलदली क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, इसके अलावा आगे निकालना बेटा चट्टानी धरातल, कैसा धरातल, चट्टानी धरातल, पठारी भाग, ठीक है, पठारी भाग, व ढाल वाली ये लिख देना बेटा क्या पाई जाती है, भूमि पाई जाती है। ये क्षेत्र कृषि की दृष्टि से, है ना। तो जहाँ जहाँ याद रखना बेटा, दलदली भाग, चट्टानी भाग, पठारी भाग और ढाल वाली क्या पाई जाती है, भूमि पाई जाती है। तो ये क्षेत्र याद रखना बेटा कृषि की दृष्टि से क्या नहीं होते हैं, उपयुक्त नहीं होते हैं। लिख देना बेटा ना, तो आगे लिख देना कि जहाँ दलदली क्षेत्र, चट्टानी भाग, पठारी भाग और ढाल वाली भूमि पाई जाती है, तो लिख देना बेटा ये क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते हैं। कृषि की दृष्टि से क्या नहीं होते हैं, उपयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आगे लिखना आपको जहाँ सिंचित क्षेत्र, ठीक है, जहाँ सिंचित क्षेत्र समतल एवं कैसा बेटा, एवं उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, वहाँ भूमि का विभिन्न, तो लिखो बेटा आगे, एवं जहाँ कैसा क्षेत्र बेटा, सिंचित क्षेत्र समतल एवं उपजाऊ मैदानी भाग, समतल एवं उपजाऊ मैदानी भाग पाए जाते हैं। एवं जहाँ याद रखना बेटा सिंचित क्षेत्र समतल एवं उपजाऊ मैदानी भाग पाए जाते हैं, लिख देना बेटा वहाँ, ठीक है, भूमि का उपयोग, वहाँ लिख देना बेटा भूमि का क्या उपयोग, वहाँ भूमि का उपयोग विभिन्न, वहाँ भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक, वहाँ भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। वहाँ भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक इकाई के लिए किया जाता है, गतिविधियों के लिए किया जाता है, गतिविधियों के लिए किया जाता है। वहाँ भूमि का उपयोग विभिन्न, लिख देना बेटा आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। देखिए बेटा आप सभी का ध्यान एक बार दोबारा से ब्लैक बोर्ड की ओर है ना बेटा, कि भू उपयोग का मतलब हमें समझ में आ गया। अब भू उपयोग प्रारूप को क्या करने वाले, निर्धारित करने वाले हमें क्या पढ़ने हैं, कारक पढ़ने हैं। ठीक है, और कारकों में सबसे पहले आ गया बेटा भू आकृति, यानी कि भू आकृति का मतलब उच्चावच, जबकि भारत का धरातल सर्वत्र समान नहीं है। तो याद रखना बेटा एक तरफ भारत में जहाँ है ना कैसे भाग, दलदली भाग, दलदली क्षेत्र आ गया, दलदली क्षेत्र के अलावा चट्टानी भाग, पठारी भाग या कहूँ तो बेटा ढाल वाली भूमि पाई जाती है। याद रखना बेटा ये क्षेत्र जो है
कृषि के लिए बराबर कैसे माने जाते हैं, उपयुक्त नहीं माने जाते हैं या अनुपयुक्त माने जाते हैं। समझ में आ गया? कृषि कार्य संभव नहीं है, तो भूमि का उपयोग हम सिद्ध कर रहे हैं कि ये वाले भाग, इन वाले भागों में भूमि का उपयोग जो है कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जबकि नहीं हो रहा है। ठीक है ना? जबकि इसके बाद में हमने एक और वाले भाग की बात की। कौन सा वाला भाग आया, निकालें बेटा, जहां भारत में दूसरी ओर कौन से भाग, सिंचित भाग आया ना। आपको मैंने बताया ना कि भारत में एक और जहां सिंचित क्षेत्र आ गया, उपजाऊ एवं समतल मैदानी भाग पाए जाते हैं, वहां याद रखना बेटा, वहां की भूमि का याद रखना बेटा विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए वहां की भूमि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आपको मैंने बताया था बेटा, है ना, क्या बताया था कि भारत में जो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है कौन सी है, कांप मृदा। और कांप मृदा के द्वारा बने हुए मैदान कैसे होते हैं, समतल होते हैं। समझ में आ गया? और इन समतल मैदानी भागों में मैंने आपको बताया था बेटा क्या, कि नहरों का जाल पाया जाता है और सर्वाधिक जनसंख्या जो है क्या करती है, निवास करती है। बोलो बताया कि नहीं बताया? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? तो कांप मृदा के द्वारा बने हुए जो बेटा आपके जो मैदानी भाग होते हैं वो समतल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, नहरों का सघनतम जाल पाया जाता है। इसके अलावा तीव्र औद्योगिकरण का विकास भी पाया जाता है, तीव्र नगरीकरण भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो यहाँ से याद रखना बेटा कि जहाँ भारत में सिंचित क्षेत्र, समतल वाले भाग, समतल मैदानी भाग और कैसे बेटा उपजाऊ मैदानी भाग पाए जाते हैं, याद रखना बेटा वहाँ की भूमि का उपयोग, समझ में आ गया, वहाँ की भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए किया जाता है या विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है? तो ये भू उपयोग को क्या करने वाला, निर्धारित करने वाला पहला कारक। ठीक है? तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाला पहला कारक बराबर आपके सामने आ चुका है बेटा, जिसको हमने कह दिया है भूआकृति, या इसी को हमने कह दिया है क्या बेटा, उच्चावच। ठीक है? अब यहाँ लिखिए बेटा, अगला आपका दूसरा कारक है जलवायु। क्या है बेटा? जलवायु। ठीक है? देखना, दूसरा पॉइंट लिखिए बेटा आप सभी भी, जलवायु। क्या लिखना बेटा? जलवायु। ठीक है? अब जलवायु दिख रहा है क्या आपको? इधर नहीं दिख रहा बेटा ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको ना। एक तो आता है बेटा मौसम, ठीक है, और एक होता है बेटा जलवायु। ठीक है? एक तो होता है मौसम और एक होता है जलवायु। मौसम का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल की, ठीक है, वायुमंडल की अल्पकालीन, वायुमंडल की अल्पकालीन परिस्थितियों को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। ठीक है ना? तो वायुमंडल की अल्पकालीन परिस्थितियों को मौसम कहा जाता है। जैसे अब धूप निकली हुई है, थोड़ी देर बाद में मैं कहूँगा कि बरसात का सा मौसम हो गया, वर्षा आने वाली है, समझ में आ गया, चारों तरफ से बादल छा गए हैं, समझ में आ गया, वर्षा होने वाली है। तो मौसम जो होता है इसका मिजाज अल्प समय में ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अल्प समय में ही मौसम जो है बदल जाता है। समझ में आ गया? तो मौसम याद रखना बेटा वायुमंडल की एक ऐसी कालीन घटना है, अल्पकालीन घटना है। समझ में आया? तो वायुमंडल की अल्पकालीन परिस्थितियों को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। जबकि जलवायु, जबकि क्या बेटा, जलवायु, समझ में आ गया, जलवायु में अल्पकालिक की जगह कर देना दीर्घकालिक। ठीक है? जबकि वायुमंडल की याद रखना बेटा दीर्घकालीन, कौन सी कालीन, जबकि वायुमंडल की दीर्घकालीन। ठीक है बेटा? किनको भाई? जबकि वायुमंडल की दीर्घकालीन याद रखना बेटा काई को, परिस्थितियों को। ठीक है? जबकि वायुमंडल की दीर्घकालीन परिस्थितियों को याद रखिएगा बेटा, आगे क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। जैसे इधर देखना बेटा आप सभी, है ना, जैसे मैं कहूँ बेटा अब ऋतु चल रही है लगभग, मैं कहूँ तो बेटा ग्रीष्म ऋतु, है ना, हमें गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है ना। अब ग्रीष्म ऋतु से अगर मैं आपको यूं कहूं कि बेटा हमें पहुंचना है आगामी आने वाली, मैं कहूं तो बेटा लगभग शीत ऋतु तक हमें पहुंचना है। ठीक है ना? तो ग्रीष्म ऋतु से, कहां से बेटा, ग्रीष्म ऋतु से, है ना, तो ग्रीष्म ऋतु से हमें पहुंचना है कहां की ओर, शीत ऋतु की ओर। समझ में आ गया? कहां से बेटा, कौन सी ऋतु से, ग्रीष्म ऋतु से हमें पहुंचना है कहां की ओर, शीत ऋतु की ओर। तो क्या होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मौसम की तरह कि अभी तो धूप खिली हुई है और इसके बाद में तुरंत बाद जो है क्या हो जाए, है ना, बरसात का सा मौसम हो जाए, वर्षा आना प्रारंभ हो जाए। ये तो पॉसिबल है नहीं है, ये तो संभव है नहीं है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा कि ग्रीष्म ऋतु से, कहां से, ग्रीष्म ऋतु से याद रखना बेटा कौन सी ऋतु तक पहुंचने के लिए, शीत ऋतु तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबी अवधि का क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। समझ में आ गया?
एक लंबी अवधि का हमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, जिसे ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। समझ में आ गया। तो जलवायु की परिभाषा बराबर क्या बनी कि वायुमंडल की, किसकी बेटा, वायुमंडल की दीर्घकालीन परिस्थितियों को ही क्या कहा जाता है, वायुमंडल की दीर्घकालीन परिस्थितियों को ही क्या कहा जाता है, निकाल दोगे, क्या कहा जाता है बेटा, जलवायु कहा जाता है। क्लियर। तो देखना बेटा जलवायु और भारत का लिख देना बेटा दोनों कटिबंधों में, जलवायु में लिखना बेटा भारत का दोनों कटिबंधों में लिख देना बेटा क्या है, विस्तार है। ठीक है, भारत का दोनों कटिबंधों में लिख देना बेटा क्या है भाई, विस्तार है। ठीक है, लिखना भारत का दोनों कटिबंधों में, भारत का दोनों कटिबंधों में, दोनों कटिबंधों में विस्तार है। अब आप कहोगे साहब कि कटिबंध क्या होता है ना, तो कटिबंध का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, इधर देखना, यहाँ समझा देता हूँ ना। जैसे मान लो बेटा ग्लोब है, ठीक है, और ग्लोब पर देखना बेटा, ग्लोब पर पूरब से कहाँ की ओर, पश्चिम की ओर, है ना, पूरब से खींच रहा हूँ मैं, है ना, कहाँ से, पूरब से पश्चिम की ओर। ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, इन रेखाओं को ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, अरे बेटा अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है ना। तो ग्लोब पर कहाँ से कहाँ की ओर, ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो भूमध्य रेखा के बीचों बीच याद रखना, एक भूमध्य रेखा होती है ना, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, समझ में आ गया, जो कि याद रखना बेटा जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं जो कि कहाँ से कहाँ की ओर खींची जाती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, वह ये खींची जाने वाली रेखाएं कौन सी के बेटा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा की कैसे होती हैं, समानांतर होती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया, क्या कहलाती हैं बेटा, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और इन अक्षांश रेखाओं के मध्य में, इन अक्षांश रेखाओं के मध्य में याद रखना बेटा जो क्षेत्र क्या होते हैं, विस्तारित होते हैं, या जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हीं को याद रखना बेटा काई के नाम से जाना जाता है, कटिबंधों के नाम से जाना जाता है। तो देखना बेटा कि जलवायु है ना, और जलवायु भू उपयोग को कैसे क्या करती है, निर्धारित करती है। तो भारत का दोनों कटिबंधों में क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। आगे लिखना बेटा भारत में उष्ण एवं शीतोष्ण, भारत में उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों प्रकार की, भारत में उष्ण एवं कैसी बेटा, शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु के कारण, ठीक है, उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु के कारण भारत में वर्ष भर, समझ में आ गया, क्या की जाती है, खेती की जाती है, या कहे तो बेटा कृषि का जो है क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो लिखना बेटा आगे कि भारत में उष्ण व शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु, ठीक है, के कारण क्या होता है, वर्ष भर फसलें उगाई जाती हैं। लिख देना बेटा, कहाँ तक लिखा था उधर कि जलवायु के कारण, लिख देना बेटा जलवायु के कारण वर्ष भर फसलें उगाई जाती हैं, वर्ष भर फसलें उगाई जाती हैं। लिख लिया। इसके बाद में आगे देखना बेटा, वर्ष भर फसलें उगाई जाती हैं, लिख लिया होगा आपने बेटा। इसके बाद में लिखना बेटा आगे, इस तरह की जलवायु ने, इस तरह की बराबर काई ने भाई, इस तरह की जलवायु ने, ठीक है, काई को बेटा मैंने आपको बताया था, काई की भूमि को, भारत की भूमि को, है ना, भारत की भूमि को उच्च कृषि उत्पादक की दृष्टि से, उच्च कृषि उत्पादक की दृष्टि से, उच्च कृषि उत्पादक की दृष्टि से या कृषि उत्पादन की दृष्टि से क्या बना दिया है, महत्वपूर्ण बना दिया है, महत्वपूर्ण बना दिया है। तो जलवायु, ठीक है, और जलवायु का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि वायुमंडल की दीर्घकालीन परिस्थितियों को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। तो भारत में 2 प्रकार की जलवायु, या कहें तो बेटा भारत का विस्तार 2 प्रकार की जलवायु कटिबंधों में भारत का विस्तार पाया जाता है। एक तो मैंने आपको यहाँ निकाला बेटा उष्ण, क्या निकाला कि भारत का कटिबंधों में विस्तार है, एक तो है बेटा उष्ण, है ना।
तो भारत में याद रखना बेटा उष्ण एवं शीतोष्ण, यहाँ लिखा हुआ मैंने आपको है ना, उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों प्रकार की ही क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती हैं। और याद रखना बेटा इस तरह की जलवायु के पाए जाने के कारण, समझ में आ गया, या दोनों प्रकार की जलवायु के पाए जाने के कारण कौन कौन सी, कि भारत में उष्ण और कौन सी बेटा, शीतोष्ण दोनों ही प्रकार की जलवायु के पाए जाने के कारण, समझ में आ गया, हमारे देश में, समझ में आ गया, या हमारे भारत देश के अंदर जो भूमि पाई जाती है, इस भूमि के माध्यम से वर्ष भर क्या बेटा, वर्ष भर विविध प्रकार की या वर्ष भर कहीं तो बेटा फसलें बोई जाती हैं। समझ में आ गया। तो जलवायु कहीं ना कहीं याद रखना बेटा काय को निर्धारित कर रहा है, भू उपयोग के प्रारूप को क्या कर रहा है, निर्धारित कर रहा है। समझ में आ गया। और इस तरह की बराबर लास्ट में लिख देना बेटा काई ने, इस तरह की बराबर काई ने, जलवायु ने। समझ में आ गया। इस तरह की जलवायु ने याद रखना बेटा हमारे भारत देश की बराबर काई को, वही भारत देश की बराबर लिख देना बेटा भूमि को, है ना, उच्च बराबर काई की दृष्टि से, उच्च कृषि उत्पादन की दृष्टि से या उच्च कृषि उत्पादक की दृष्टि से बराबर हमारे भारत देश की भूमि को क्या बना दिया है, अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो दो कारक हो गए बेटा आपके यहां तक, है ना, काय को निर्धारित करने वाले, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले। ठीक है। तो पहला आ गया बेटा भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है, या भू आकृति, जिसको हमने कह दिया उच्चावच। क्या कह दिया बेटा, उच्चावच। और दूसरा कारक आ गया बेटा अपना जलवायु, ठीक है। और तीसरा कारक उतार लें, पॉइंट बना दें आप, मृदा। क्या बनाओगे, मृदा। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं बेटा ना। तीसरा पॉइंट बना देना मृदा के प्रकार, और स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड यहां से आगे अब साफ करने वाला हूं भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, मैं डाल रहा हूं मैं अब यहां से आगे। तो भू उपयोग प्रारूप का मतलब क्या होता है, चलते चलते एक बार और पुनः रिपीट कर लेते हैं बेटा, कि भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए, भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की इकाई को, रूपरेखा को ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, भू उपयोग प्रारूप कहा जाता है। जैसे इकाई में भूमि का उपयोग, है ना, भूमि के उपयोग को बांटिए आप, रूपरेखा तैयार कीजिए, इकाई में कृषि में, पशुचारण में, समझ में आ गया, खनन में, सड़क में, रेलों के निर्माण में, समझ में आ गया, रेल मार्गों के निर्माण में, समझ में आ गया। इसके अलावा एक और निकालो बेटा, भवन निर्माण आदि ऐसे क्रियाकलाप हैं जहां याद रखना बेटा भूमि का उपयोग जो है क्या होता है, भूमि का उपयोग या भूमि के उपयोग का उद्देश्य जो है या उसकी रूपरेखा जो है क्या होती है, निर्धारित होती है। ठीक है। तो यहां से अब मैं मिटाल रहा हूं, दो कारक हो गए बेटा आपके, एक तो हो गया भूआकृति या उच्चावच, और एक हो गया बेटा आपका इधर जलवायु। ठीक है ना। अब देखना बेटा आगे, अगला तीसरा कारक बना देना बेटा मृदा के प्रकार। क्या बनाना भाई, मृदा के प्रकार। क्या बनाओगे, मृदा के प्रकार। ठीक है ना, बनाइए। और मृदा के प्रकार में आपको क्या लिखना है कि भारत में पाई जाने वाली विविध प्रकार की मृदाओं के कारण याद रखना बेटा काई में, फसलों में भी या फसलों के उत्पादन में भी याद रखना बेटा भारत में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। ठीक है। तो अगला पॉइंट तीसरा उतार देना बेटा मृदा के प्रकार। और मृदा के प्रकार में लिखना बेटा सीधा सीधा है ना, कि भैया जब विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाएंगी तो बेटा सीधी सी बात है, विभिन्न प्रकार की मृदाओं में विभिन्न प्रकार की फसलें भी बोलो बेटा उत्पादित होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। अलग अलग फसलों के हिसाब से भूमि का उपयोग निर्धारित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो अगला पॉइंट हमें भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारकों में हमें अगला तीसरा पॉइंट उतारना है बेटा, क्या, मृदा के प्रकार। क्या उतारना है, मृदा के प्रकार। उतारिएगा बेटा, देखिए मैं बनाता हूं पॉइंट आपको, मृदा के प्रकार। क्या बनाओगे, मृदा के प्रकार। और मृदा के प्रकार में लिख देना बेटा भारत में पाई जाने वाली विभिन्न, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं के कारण, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न काय के कारण, मृदाओं के कारण क्या होता है बोलो, यानी कि फसलों में भी याद रखना बेटा क्या पाई जाती है, फसलों के उत्पादन में भी विविधता पाई जाती है। ठीक है। तो पॉइंट को आगे बढ़ाना बेटा कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं के कारण लिख देना बेटा फसलों के उत्पादन में भी लिख देना बेटा क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। जैसे इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था, है ना,
इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था क्या कि जहाँ लैटेराइट मृदा पाई जाती है वहाँ चाय, कॉफ़ी और काजू की खेती की जाती है। समझ में आ गया? जहाँ काली मृदा पाई जाती है वहाँ कपास, मूंगफली एवं गन्ने की क्या की जाती है? खेती की जाती है। बोलो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना? तो मृदा की विभिन्न प्रकार की काय के कारण बेटा, मृदा के विभिन्न प्रकारों के कारण भी याद रखना बेटा क्या होता है, भारत देश में फसलों का जो है बेटा या फसलों के उत्पादन में भी याद रखना बेटा भिन्नता नजर आती है या कहें तो बेटा विविधता नजर आती है। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा आपका तीसरा कारक बराबर क्या बन गया बेटा? मृदाओं के प्रकार। ठीक है, अब चौथा कारक अपन निकालेंगे जिनको अपन कहेंगे बेटा मानवीय कारक, है ना? तो चौथा पॉइंट बना देना बेटा मानवीय कारक। चौथा पॉइंट बना देना बेटा मानवीय कारक। और मानवीय कारक में लिखना बेटा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व। मानवीय कारक जैसे क्या बेटा? जनसंख्या घनत्व, कौमा तकनीकी क्षमता एवं सांस्कृतिक परंपरा आदि ऐसे कारक हैं जो कि, है ना, आदि ऐसे कारक हैं जो कि लिख देना बेटा काई को, अरे बेटा भू उपयोग को, काई को भाई? भू उपयोग को बराबर क्या करते हैं? लिख देना बेटा निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। जैसे जनसंख्या घनत्व, जैसे क्या बेटा? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो मान लो बेटा इधर देखना बेटा, ये क्षेत्र है, ठीक है, और इस क्षेत्र में मैं कहूँ बेटा उच्च जनघनत्व पाया जाता है। क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना, है ना? जैसे इस क्षेत्र में बराबर उच्च जनघनत्व पाया जाता है, ठीक है ना? तो इस क्षेत्र में जब यार रखना बेटा उच्च जनघनत्व पाया जाता है तो यार रखना बेटा भूमि का उपयोग, काय का उपयोग? अरे भूमि का उपयोग कह दो चाहे भू का उपयोग कह दो, समझ में आ गया? बोलो बेटा विविध प्रकार की क्रियाकलापों में यहाँ भूमि का उपयोग बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं यूँ कह दूँ कि ये कोई प्रदेश है या ये कोई क्षेत्र है जहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है, या कहूँ तो बेटा विरल, समझ में आ गया, विरल जनघनत्व पाया जाता है या अति निम्न जनघनत्व पाया जाता है, तो यहाँ भू उपयोग जो है इसका याद रखना बेटा ठीक ढंग से भूमि का जो है क्या नहीं हो पाएगा? उपयोग नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? भूमि का विविध कार्यों में याद रखना बेटा यहाँ क्या नहीं हो पाता है? उपयोग नहीं हो पाता है। समझ में आ गया? तो मानवीय कारक जैसे, है ना, तो मानवीय कारक जैसे कौन कौन से बेटा? जनसंख्या घनत्व, ठीक है, तकनीकी क्षमता और क्या बेटा? सांस्कृतिक परंपरा आदि, ये ऐसे कारक हैं जो याद रखना बेटा भूमि के उपयोग को बराबर क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, है ना? 4 कारक हो गए बेटा। मैं एक बार दोबारा से, है ना, आपको जो प्रश्न आज उठाया है इस प्रश्न को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि प्रश्न क्या है कि भू उपयोग प्रारूप से आप क्या समझते हैं और भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले प्रमुख बराबर क्या बतलाइए? कारक बतलाइए। तो भू उपयोग का मतलब क्या होता है बेटा? कि भू उपयोग प्रारूप से तात्पर्य है कि, है ना, कि काय का बेटा? भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की कैसे है? रूपरेखा से है। जैसे कृषि, खनन, समझ में आ गया, पशुचारण, समझ में आ गया, भवन का निर्माण, ठीक है, इसके अलावा सड़क और रेल आदि, समझ में आ गया, ये बराबर क्या कहलाता है? भू उपयोग प्रारूप कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा भूमि उपयोग या भू उपयोग प्रारूप को क्या करने वाले? भारत में निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको 4 कारक निकाले हैं। सबसे पहला आ गया भूआकृति, आ गया। भूआकृति का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि भारत में ऐसे क्षेत्र जहां चट्टानी, पठारी, समतल, समझ में आ गया, या कहूँ तो बेटा जहां दलदली भूमि या दलदली क्षेत्र, या कहूँ तो बेटा भारत में ऐसे क्षेत्र जहां ढाल वाले भाग जो है दिख पाए जाते हैं, समझ में आ गया। तो ऐसे क्षेत्र जो है भारत में अपने बेटा काय की दृष्टि से, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाली भूमि जो होती है वो कृषि कार्य की दृष्टि से कैसी मानी जाती है? अरे बोलो बेटा अनुपयुक्त मानी जाती है। जबकि भारत में दूसरी ओर जहां सिंचित क्षेत्र, कैसे बेटा? सिंचित क्षेत्र, उपजाऊ मैदान और समतल मैदान पाए जाते हैं, वहां की भूमि जो है बेटा, समझ में आ गया, वहां पर सर्वाधिक मात्रा में यार बेटा अरे विविध प्रकार की फसलों का, या कहें तो बेटा कृषि के उत्पादन के लिए, या कहें तो बेटा विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए यह भूमि कैसी मानी जाती है? अरे बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। बात समझ में आ गई?
दूसरा कारक निकाला था हमने जलवायु, है ना। और जलवायु का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा कि भारत में आपने बेटा भारत जो है 2 प्रकार की जलवायु कटिबंधों में भारत का विस्तार पाया जाता है, यानी भारत में उष्ण एवं शीतोष्ण, है ना। और इन दोनों प्रकार की भारत में काय के कारण बेटा जलवायु के कारण कौन कौन सी, उष्ण व शीतोष्ण, इन दोनों प्रकार की याद रखना बेटा भारत में काय के कारण जलवायु के कारण। समझ में आ गया। जो भारत की जो भूमि है ना, भारत की जो क्या है बेटा भूमि है, यहाँ या इस भूमि में या भारत की भूमि पर, है ना, वर्ष भर में याद रखना बेटा विविध प्रकार की फसलें जो हैं उगाई जाती हैं। समझ में आ गया। और इस प्रकार की याद रखना बेटा भारत की काय ने बेटा जलवायु ने भारत की काय को बेटा भूमि को काय की दृष्टि से उच्च कृषि उत्पादकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत की जलवायु ने, किसने बेटा, भारत की जलवायु ने। तीसरा कारक निकाला था बेटा मैंने आपको, बराबर मृदा के प्रकार। और भारत में विविध प्रकार की बराबर क्या पाई जाती है, मृदाएं पाई जाती हैं। और विविध प्रकार की मृदाओं के पाए जाने के कारण ही याद रखना बेटा फसलों के उत्पादन में भी क्या पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती हैं, या विविध प्रकार की फसलों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कोई दिक्कत। और चौथा कारक निकाला बेटा मैंने आपको यहाँ मानवीय कारक। कौन सा निकाला, मानवीय कारक। और मानवीय कारक बराबर याद रखना बेटा जैसे कौन कौन से, आ गया बेटा जनसंख्या घनत्व, तकनीकी क्षमता, आ गया तकनीकी क्षमता, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में तकनीकी ज्ञान है, तो हम भूमि का याद रखना बेटा कई महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए भूमि का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और अगर हमारे पास में तकनीकी ज्ञान नहीं है तो भूमि जैसी हमें दिखाई दे रही है, जैसी व्यर्थ पड़ी हुई है, वो वहीं की वहीं उसी अवस्था में हमें पड़ी हुई नजर आएगी। ऐसी भूमि का कोई भी क्या नहीं किया जा सकता है, उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, तकनीकी ज्ञान या तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक परंपरा आदि ऐसे कारक हैं याद रखना बेटा जो भूमि के उपयोग को बराबर क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा आपके पूरे प्रश्न का आंसर कि भू उपयोग प्रारूप से आपका क्या तात्पर्य है, एवं भारत में भू उपयोग को क्या करने वाले, निर्धारित करने वाले बराबर क्या बतलाइए, कारक बतलाइए। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये आपके पूरे प्रश्न का आंसर हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न उठाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेकर के और प्रश्न के आंसर को कवर कर लीजिए बेटा, है ना। देखिए बेटा चलते हैं आगे, है ना। ये प्रश्न आपने कर लिया होगा, है ना जी। इसी क्रम में बेटा हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है। ठीक है, संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है, संसाधन को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और संसाधन संरक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे, प्रश्न है अपना अगला। ठीक है ना, तो संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें निकालना है, क्या वाकई संसाधनों के संरक्षण की हमें आवश्यकता है। और दूसरी बात, हमें अगले प्रश्न का आंसर इसी में क्या निकालना है कि संसाधन संरक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के विचार क्या हैं। ठीक है भाई, तो ये उतार लेना और इसको उतारने के बाद में अगला प्रश्न देखना बेटा, संसाधनों के, लिख लो भले ही आप, मैं बोल रहा हूं आपको, संसाधनों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है, लिखना प्रश्न बेटा, मैं बोल रहा हूं आपको तब तक, है ना। संसाधनों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है एवं संसाधनों या संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है। ठीक है, एवं इस संदर्भ में संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है एवं इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे। ठीक है, एवं इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे। मैं लिख भी देता हूं खुद भी, है ना, देखना बेटा। संसाधन संरक्षण की क्या, संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है, संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है एवं इस संदर्भ में ध्यान देना बेटा, किसके विचार आपसे पूछे जा रहे हैं, गांधी जी के। किनके बेटा, एवं इस संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार थे।
एवं इस संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार थे। ठीक है, देखना बेटा प्रश्न का आंसर बहुत ही इजी है। ठीक है ना, बहुत ही क्या है बेटा, इजी है। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, मैं आपको पहले नॉर्मली वैसे ही आपको बोलकर बता देता हूँ ना बेटा। देखिए कि संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है, ध्यान से सुनिएगा पहले एक बार, है ना, सुनिएगा बेटा, अब सुनना मुझे आप, है ना। तो मैं क्या कह रहा था बेटा आपको कि संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है, सुनना बेटा। क्योंकि संसाधन जो होते हैं अपने याद रखना बेटा कैसी मात्रा में पाए जाते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। और इन सीमित संसाधनों का याद रखना बेटा अविवेकपूर्ण ढंग से क्या करने से, उपयोग करने से ये क्या हो जाएंगे बेटा, समाप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो मानव को इनका याद रखना बेटा लालची ढंग से इनका क्या नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, या मानव को इनका क्या नहीं करना चाहिए, विदोहन नहीं करना चाहिए। संसाधन संरक्षण की हमें क्या है बेटा, आवश्यकता है। क्यों है, इसका पहला कारण बराबर क्या बनेगा, क्योंकि संसाधन जो है याद रखना बेटा कई संसाधन ऐसे हैं याद रखना बेटा जो कैसी मात्रा में पाए जाते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा याद रखना बेटा दूसरा कारण जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि संसाधन संरक्षण की हमें क्या है बेटा, आवश्यकता है ना। तो दूसरा कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, नगरीयकरण के कारण, और याद रखना बेटा कृषि में काय के कारण, आधुनिकीकरण के कारण और औद्योगिकरण के कारण। समझ में आ गया। अरे संसाधनों की मांग में लगातार क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी है। और संसाधनों की मांग में वृद्धि होने के बाद में इन संसाधनों का याद रखना बेटा कैसे ढंग से, अरे अविवेकपूर्ण ढंग से क्या करने से, उपयोग करने से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं, ध्यान दीजिएगा बेटा। जैसे आ गया भूमंडलीय तापन, एक समस्या बन गई बेटा, इसका नाम है भूमंडलीय तापन। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको अगला लिख दिया बेटा ओजोन परत का क्षरण। काय का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण, एक समस्या ये बन गई। अगली निकालो बेटा पर्यावरण प्रदूषण। अगली समस्या बराबर क्या बन गई बेटा, कि कई संसाधनों का या खनिजों का लगातार दुरुपयोग करने से या उनका याद रखना बेटा अविवेकपूर्ण ढंग से क्या करने से, उपयोग करने से ये समस्याएं, जैसा कि मैंने आपको लिखा हुआ है ना, कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण। और एक और लिख देना बेटा, जैसे याद रखना बेटा काय की समस्या उत्पन्न हो गई है, अरे भू निम्नीकरण जैसी याद रखना बेटा पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो बताओ आप अब खुद बताओ कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस होगी कि नहीं होगी, होगी। समझ में आ गया। तो इसलिए याद रखना बेटा हमें संसाधनों के क्या करने की आवश्यकता है, संसाधनों का हमें संरक्षण करने की क्या है बेटा, आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा कारण। ठीक है, तीसरा देखना बेटा, समझा रहा हूं मैं अभी केवल आपको, है ना। और तीसरा बनेगा बेटा संसाधनों के याद रखना बेटा अति उपयोग से, है ना। और संसाधनों के बराबर याद रखना बेटा अति उपयोग से याद रखना बेटा सामाजिक एवं, ठीक है, सामाजिक एवं याद रखना बेटा कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, आर्थिक समस्याएं जो हैं उत्पन्न हो गई हैं। इसलिए भी याद रखना बेटा संसाधनों के अति उपयोग से हमें बचना चाहिए और सामाजिक आर्थिक समस्याओं को भी हमें उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। समझ में आ गया। तो संसाधनों के संरक्षण की बताओ बेटा आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, होगी। समझ में आ गया। अगला कि संसाधनों की संरक्षण की क्या आवश्यकता है, चौथा, है ना, कि हमारा जो मानव जीवन है, समझ में आ गया, हमारा जो मानव जीवन है आप सभी जानते हैं बेटा, देखिएगा कि हमारा जो मानव जीवन है, देखना बेटा भूमि, ठीक है, भूमि, वन, वायु, जल, ठीक है, जल, ठीक है, इसके अलावा खनिज, क्या है बेटा, खनिज। बोलो बेटा हमारा मानवीय जीवन जो है इन पर आधारित है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब मानव का जीवन इन पर आधारित है, जैसे कौन कौन से बेटा, भूमि, वन, वायु, जल, खनिज आदि पर मानव जीवन जो है क्या पाया जाता है, आधारित पाया जाता है। तो याद रखना बेटा मानव को, समझ में आ गया, अपने जीवन यापन के लिए या अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए या स्वयं अपनी प्रगति के लिए या कहें तो बेटा अपने अस्तित्व को क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए, समझ में आ गया, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए याद रखना बेटा काय की आवश्यकता है, बोलो संसाधन संरक्षण की क्या है बेटा, आवश्यकता है। ठीक है। और इस संदर्भ में, इस संदर्भ में, संदर्भ का मतलब संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में, समझ में आ गया कि संसाधनों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। समझ में आ गया। तो संसाधन संरक्षण के संदर्भ में गांधी जी के विचार क्या हैं, गांधी जी के विचार सीधे सीधे हैं कि गांधी जी ने कहा है बेटा
कि हमारे पास, है ना, हमारे पास या हमारे देश के पास, समझ में आ गया, हर व्यक्ति की आवश्यकता की क्या के लिए बेटा, पूर्ति के लिए। समझ में आ गया, हमारे देश में हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी लालची व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया, अभी पूरा नहीं हुआ है। आगे महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि भैया हमारे पास, समझ में आ गया, हमारे पास संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी जी आगे कहते हैं कि हमारे पास या हमारे देश के अंदर पेट भरने के लिए, समझ में आ गया, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या भरने के लिए, लेकिन याद रखना बेटा, पेटी भरने के लिए हमारे देश में कुछ भी उपलब्ध नहीं है, या पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया। तो महात्मा गांधी जी ने, है ना, संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, क्या कहा, समझ में आ गया, उन्होंने कहा बेटा कि हमारे देश में हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालची व्यक्ति की काई के लिए, संतुष्टि के लिए हमारे पास में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अर्थात लास्ट में उन्होंने फिर कहा, क्या कहा, अर्थात हमारे देश में यार बेटा पेट भरने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन पेटी भरने के लिए उपलब्ध नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ ये जो विचार हैं महात्मा गांधी जी के हैं और काय के संदर्भ में है बेटा, संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये संसाधन संरक्षण की आवश्यकता हो जाती है, क्यों, है ना, उसको भी निकालेंगे। और लास्ट में संसाधन संरक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के बराबर क्या क्या व्यक्त कीजिए, महात्मा गांधी जी के विचार व्यक्त कीजिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब अपन आंसर स्टार्ट करते हैं प्रश्न का, ठीक है बेटा, लिखिएगा आप सभी मेरे साथ साथ, है ना। देखिए भाई, संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है, प्रश्न को दोबारा से पढ़ लीजिए और इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी के बराबर क्या प्रकट कीजिए, महात्मा गांधी जी के याद रखना बेटा विचार प्रकट कीजिए, ठीक है। तो देखना बेटा पहला पॉइंट, पहले अपन इस वाले प्रश्न का आंसर निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा कि संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है, बिल्कुल है, और हमें संसाधनों का हर हाल में क्या करना पड़ेगा बेटा, संरक्षण करना पड़ेगा, जरूरी है। तो देखना बेटा संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है, पहला पॉइंट देखना बेटा, पृथ्वी की सतह पर संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन कैसे हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन सीमित हैं, जबकि मानव की आकांक्षाएं और इच्छाएं कैसी हैं, अनंत हैं। समझ में आ गया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका याद रखना बेटा, हमें विवेकपूर्ण ढंग से क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा दोबारा से कि पृथ्वी की सतह, है ना, और पृथ्वी की सतह पर आगे लिखना बेटा, पृथ्वी की सतह पर संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। बस अब आप खुद समझ जाओगे आगे, है ना, कि पृथ्वी की सतह पर जब संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं तो इनका याद रखना बेटा, यानी कि इन संसाधनों का हमें क्या करने की आवश्यकता है, संरक्षण करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब लिखिएगा बेटा दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखना है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, काय के कारण भाई, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अच्छा साहब, उसके बाद में आगे लिखना बेटा, अरे काय के कारण, औद्योगिकरण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, और फिर लिखना आगे बेटा औद्योगिकरण, आ गया। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, आगे लिखना बेटा कृषि में आधुनिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण संसाधनों की मांग में वृद्धि हुई है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, भैया जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों की मांग होगी। औद्योगिकरण के कारण भी क्या होता है बेटा, संसाधनों की खपत बढ़ जाती है। कृषि में आधुनिकीकरण के मतलब भी क्या होता है बेटा,
कि कृषि में आधुनिकीकरण के कारण भी क्या होता है, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि हो जाती है। और शहरीकरण का मतलब भी क्या होता है कि लगातार अगर नगरों की ओर लोग लगातार क्या करेंगे, प्रवास करेंगे, तो यार कहना बेटा नगरीय क्षेत्रों में कई प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई प्रकार के संसाधनों का अस्तित्व जो है धीरे धीरे कहाँ की ओर चला जाता है, समाप्ति की ओर चला जाता है। जैसे नगरीय क्षेत्रों में यार कहना बेटा भूमिगत जल स्तर, कौन सा स्तर, अरे भूमिगत जल स्तर जो है बराबर लगातार तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण कहाँ की ओर जा रहा है, अरे नीचे की ओर जा रहा है। समझ में आ गया। तो याद रखना बेटा तीव्र जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि में आधुनिकीकरण और शहरीकरण के कारण संसाधनों की मांग में, आगे लिखना बेटा, संसाधनों की मांग में वृद्धि होती है एवं, आगे लिखना बेटा, एवं संसाधनों के अति उपयोग, एवं संसाधनों के अति उपयोग, या ऐसे भी लिख सकते हो बेटा संसाधनों के अति उपयोग, या कहूँ तो बेटा अविवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों के अति उपयोग या अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण लिख देना बेटा, उपयोग के कारण पर्यावरणीय उपयोग के कारण लिख देना बेटा आगे कौन सी, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, पर्यावरणीय बराबर क्या होती है बेटा, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा लिखना बेटा, संसाधनों के अति उपयोग के कारण, संसाधनों के अति उपयोग के कारण, संसाधनों के अति उपयोग के कारण लिख देना बेटा आगे क्या होता है, सामाजिक एवं क्या बेटा, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा ना कि संसाधनों का जब अति उपयोग होगा, ठीक है, और जब संसाधनों का अति उपयोग होगा तो क्या होगा बेटा, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं जो है क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। और इन सामाजिक आर्थिक समस्याओं से अगर हमें कहीं बचना है तो याद रखना बेटा हमें संसाधन संरक्षण की क्या होगी, आवश्यकता होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। उसके बाद में एक और पॉइंट निकालेंगे, है ना बेटा, क्या निकालोगे कि मानव का जीवन, किसका जीवन, मानव जीवन, ठीक है, और काई पर निर्भर है, निकाल देना। मैंने आपको बताया था ना अभी कि मानव जीवन देखना बेटा काई पर, भूमि, ठीक है, भूमि जल, ठीक है, भूमि जल वायु वन, ठीक है, वन व आगे लिख देना बेटा खनिजों पर निर्भर है, खनिजों पर क्या है बेटा, निर्भर है, ठीक है। अतः क्या करना चाहिए, जब मानव का जीवन इन्हीं पर आधारित है, जैसे आ गया भूमि पर, जल पर, वायु पर, वन पर और खनिजों पर, तो मानव को याद रखना बेटा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और साथ में साथ याद रखना बेटा अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, समझ में आ गया, और आगे कहें तो बेटा अपनी स्वयं की प्रगति के लिए, समझ में आ गया, बराबर याद रखना बेटा इन संसाधनों का क्या करने की आवश्यकता है, संरक्षण करने की आवश्यकता है, वो बात और हमें लिखनी है, यहाँ पे आ गया ना। तो लिखना बेटा मानव का जीवन भूमि जल वायु वन खनिजों आदि पर निर्भर है, अतः आगे लिखना बेटा अतः मानव को, आगे लिखना बेटा अतः मानव को जीवन यापन, अतः मानव को जीवन यापन ऑब्लिक, आगे लिखना बेटा जीवन यापन ऑब्लिक जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता एवं जीवन की गुणवत्ता एवं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को क्या करने के लिए बेटा, बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए व अपनी प्रगति के लिए, काय के लिए बेटा,
अपनी प्रगति के लिए, ठीक है ना, अपनी प्रगति के लिए, अपनी प्रगति के लिए लिख देना बेटा काय की आवश्यकता है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है, संसाधन संरक्षण की क्या है बेटा, आवश्यकता है। ठीक है, तो भैया देखना पृथ्वी के सतह पर संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए याद रखना बेटा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। बात क्लियर, ठीक है। दूसरी बात देखना बेटा, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, औद्योगिकरण के कारण, कृषि में आधुनिकीकरण के कारण और साथ में साथ शहरीकरण के कारण क्या हुआ है बेटा, संसाधनों की मांग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जिसके कारण क्या हुआ बेटा, हाँ, संसाधनों के अति उपयोग के कारण या अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण, है ना बेटा, अरे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। और पर्यावरणीय समस्याओं का मतलब जैसे भूमंडलीय तापन, है ना, ओजोन परत का क्षरण, ठीक है, इसके अलावा भूनिम्नीकरण, इसके अलावा वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं जो है क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी हैं। इसलिए भी याद रखना बेटा संसाधनों का हमें अरे अति उपयोग के बजाय इनका सीमित मात्रा में और साथ में साथ इनका विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण, मितव्ययपूर्ण, विनाश रहित, समझ में आ गया, और इनका तर्क संगत, है ना, और इनका सीमित मात्रा में क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। सॉरी बेटा, इनका हमें सीमित मात्रा में क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अगली बात, संसाधनों का हमें संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है, पॉइंट नंबर 3 को पढ़िए बेटा। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 3 कि संसाधनों के अति उपयोग के कारण सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समझ में आ गया। इसलिए भी याद रखना बेटा हमें संसाधनों का अति उपयोग ना करते हुए सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से भी क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। इसलिए संसाधनों की याद रखना बेटा काय की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और मानव का जीवन याद रखना बेटा भूमि, जल, वायु, वन, खनिज आदि पर क्या पाया जाता है, निर्भर पाया जाता है। इसके कारण मानव को क्या करना होता है बेटा कि अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और अपने स्वयं की प्रगति के लिए याद रखना बेटा संसाधनों का मानव को हर हाल में अरे क्या करने की जरूरत है बेटा, हर हाल में मानव को संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब भैया इस प्रश्न में आपने पहले भी पढ़ा था कि संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के हमें निकालने हैं विचार, ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, मैंने आपको बता ही दिया बेटा कि हमारे देश के अंदर, समझ में आ गया, हर मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। समझ में आ गया। ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं बेटा काय के संदर्भ में, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में। तो क्या कहा है, दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा कि हमारे देश में हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, लेकिन याद रखना बेटा जो लालची प्रवृत्ति के क्या हैं व्यक्ति हैं उनकी संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया। अर्थात उन्होंने कहा कि हमारे देश में याद रखना बेटा पेट भरने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे देश में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो ये विचार जो है याद रखिएगा बेटा किसके हैं, महात्मा गांधी जी के। तो लिखना बेटा अगला, संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में, साइड में हेडिंग डालना है ना, संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में, संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के विचार, संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के विचार। लिखना बेटा, लिखना क्या कहा है, हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ना, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पूरे को, है ना। हमारे पास देश में हर व्यक्ति की आवश्यकता, हमारे देश में हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हेतु, हमारे देश में हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, ठीक है, पूर्ति हेतु बहुत कुछ है। मैंने कहा था ना आपको बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन लालची व्यक्ति की काय के लिए, संतुष्टि के लिए,
कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कुछ भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। लेकिन लालची व्यक्ति की संतुष्टि के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अर्थात आगे देखना बेटा, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, अर्थात आगे करके लिख देना बेटा, बताया था मैंने आपको, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। आ तो गया, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन लिख देना बेटा, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। उतारो यहां तक। इस प्रकार देखना बेटा, महात्मा गांधी जी के विचार क्लियर हो जाते हैं बेटा, है ना, कि संसाधन और संसाधनों के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के विचार हमारे देश में रखना बेटा, हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हेतु बहुत कुछ है, लेकिन लालची व्यक्ति की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अर्थात हमारे पास में पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। तो महात्मा गांधी जी लास्ट में क्या कहा है बेटा, कि जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, जो लालची व्यक्ति होते हैं, समझ में आ गया। इसके अलावा बेटा याद रखना बेटा, जो हमारी तकनीकी ज्ञान है, या कहें तो बेटा जो हमारा जो तकनीकी आधुनिकीकरण है, समझ में आ गया, इसी को याद रखना बेटा, कौन से स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, समझ में आ गया, कौन से स्तर पर, वैश्विक स्तर पर संसाधनों के क्षय का मतलब नुकसान का प्रमुख बराबर क्या माना है, कारण माना है। तो महात्मा गांधी जी ने किनको बेटा, स्वार्थी व्यक्तियों को, और लास्ट में क्या कहा है बेटा, लालची व्यक्तियों को। और याद रखना बेटा, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, कौन सी प्रौद्योगिकी है बेटा, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, समझ में आ गया, इनकी जो शोषक प्रवृत्तियां हैं, कौन सी, स्वार्थी व्यक्तियों की, लालची व्यक्तियों की, और आधुनिक प्रौद्योगिकी की, समझ में आ गया, आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो शोषक प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं को याद रखना बेटा, कौन से स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, कौन से स्तर पर, वैश्विक स्तर पर संसाधनों की क्षय का प्रमुख बराबर क्या माना है, कारण माना है। ये आपका आंसर कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ देखना बेटा, आज की आपकी वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट आपका फिर और आगे टॉपिक लेकर आते हैं बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए आपकी क्लास को यहीं, ठीक है, ऑफ करते हैं। वेट कीजिएगा बेटा अगली वीडियो के लिए। ओके।